press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है वीएस लर्निंग में। जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी ट्रस्ट, सोसाइटीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उन सबको फॉर्म 10A अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से इनकम टैक्स को इंटीमेट करना पड़ेगा कि क्या वो एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। अगर उनको एग्जेम्पशन लेनी है तो उसके लिए अब मैंडेटरी हो चुका है कि फॉर्म 10A फाइल करना पड़ेगा। आज है इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे आसानी से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही फॉर्म 10 अच्छे से समझ के उसको फाइल करेंगे। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लाइव फाइलिंग करवाकर बिल्कुल समझा दूंगा कि कैसे फॉर्म फाइल होना है। कोई भी क्वेरीज अगर इससे रिलेटेड आपको होए तो वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप मिस करें तो शायद आपको दोबारा पूरी वीडियो देखनी पड़े, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले ही आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन आप पोर्टल पे आकर इसको लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं नया पोर्टल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी फाइल करते वक्त, पर कोई बात नहीं, एक दो बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम इसको लॉगिन कर लेंगे। देखिए, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको मिलेगा। इस पेज पे हमको ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए, अभी तो एक्चुअली मैंने आपको समझाने के लिए फिल कर दिया था, तो यहाँ ड्राफ्ट दिख रहा है, पर इसको अगर आपको सर्च करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे जो लिस्ट है, यहाँ पर सारा सर्च हो सकता है, और अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्म 10 भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, जैसे अगर आप फॉर्म 10 टाइप करते हैं तो 10A टाइप करते हैं ना, नीचे लिस्ट में आपका आ जाएगा। फिलहाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक ड्राफ्ट सबमिटेड है। अब इसको मैं अभी फिलहाल रिज्यूम कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा आ गया कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A 1023C 80G या 35, ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं। अब फिलहाल हम आज जो बात करेंगे, हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो कि 12A में पहले से रजिस्टर्ड थे। चलिए, देखिए, अब इसमें आपके पास काफी सारे टैब्स आएंगे। कुछ टैब्स होंगे जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, कुछ टैब्स होंगे जो डायरेक्टली आपके सेव करने पे ही पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहले से पिछले 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए होगी। उसके साथ आपको जो प्रायर रजिस्ट्रेशन, जब आपने पहले कभी रजिस्टर कराया होगा 12A में, तो उसका आपको एक कॉपी चाहिए होगी। अगर आप किसी सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो उस केस में आपको उसकी कॉपी चाहिए होगी। और आपका कोई भी मेमोरेंडम है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी जो सोसाइटी है या ट्रस्ट है या फिर जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो इन्फोर्स हुआ था, वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आप वो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर सबमिट होगी, और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी भी हमको यहाँ पर अटैचमेंट में लगानी पड़ेगी। जब आप पूरा फॉर्म फाइल कर देंगे तो ऐसे सब कंप्लीटेड आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है। पहला टैब खोलेंगे तो बेसिक डिटेल्स जो होंगी वो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अब जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आता है पॉइंट नंबर 2। देखिए, जब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें काफी सारे सबसेक्शंस और सब क्लॉजेस हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। ये जब फॉर्म 10A की रिक्वायरमेंट हुई, इससे पहले से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि 12A में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए हमने सबसे पहला पॉइंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉइंट 01 सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज AC ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A, ये क्लॉज आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका जो फॉर्म 10A है, या तो ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो इसी क्लॉज को भरें।
उसके बाद आप आएंगे नेचर ऑफ एक्टिविटीज में। नेचर ऑफ एक्टिविटी आपकी चैरिटेबल है, रिलीजियस है, या रिलीजियस कम चैरिटेबल है। तो मेरे केस में सिर्फ चैरिटेबल है, रिलीजियस नहीं है, तो मैं सिर्फ चैरिटेबल पे टिक करूंगा। अगर किसी के केस में दोनों है तो वो उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, या और कोई टाइप का इंस्टीट्यूशन है। तो अब मेरे केस में जैसे सोसाइटी है तो मैं सोसाइटी पे क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है किसी भी उसमें, तो हमने लिखना होगा उस पे यस या नो। वैसे ज्यादातर केसेस में यस ही होगा। उसके बाद जिस डेट को वो इस्टेब्लिश हुआ था उसका नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज पे रजिस्टर्ड हैं तो वहां पर जो डेट आएगी जिस दिन वहां पर आपका एक्सेप्ट हुआ था उस वो वाली डेट आ जाएगी। उस पे एक स्पेशल नंबर होता है, वो आप नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर आएगा, और लास्ट में कि कौन सी अथॉरिटी ने ग्रांट किया था। तो अगर मेरे केस में जैसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली है, तो क्योंकि मैं दिल्ली जुरिस्डिक्शन में आ रहा था तो वहां से मेरे को जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो मैंने उसकी डिटेल्स डाल दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारा आपको जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उससे मिलेगा। वो आपको दोनों चीजों में काम आएगा, यहाँ पर भी और अटैचमेंट के लिए भी। उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो भी आपका ट्रस्ट है या सोसाइटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो आप उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा एजुकेशनल है तो मैंने उसको टिक कर लिया है। काफी सारे सारे होते हैं, रिलीजियस है, रिलीफ फॉर पुअर है, एजुकेशन है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको सूट करता है इसमें, जो जिस भी पर्पस के लिए आपका जो इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश हुआ है वो आप इसमें उसको टिक करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वेदर ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉज दैट ट्रस्ट इज इररिवोकेबल। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रस्ट डीड में, जो भी ट्रस्ट की डीड है उसमें कोई ऐसा क्लॉज है कि वो ये बोलता है कि मैं मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इररिवोकेबल तो नहीं है, तो उसमें आपको अपने ट्रस्ट डीड को रेफर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप इसमें ऑप्शन को चूज करें। उसके बाद आपने सेव करना है इसको। जैसे ही आप सेव करेंगे, मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, तो आपने सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका ऊपर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए अब इसमें जो पॉइंट पूछा है, इन्होंने पूछा कि वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर एफसीआरए और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखिए अब ये तीन क्या चीजें हैं। देखिए दर्पण पोर्टल एक नीति आयोग के अंडर स्टैब्लिश्ड एक पोर्टल है। बेसिकली उन लोगों के लिए होता है, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जिनको ग्रांट्स वगैरह के लिए होता है। तो अगर आप उस पर रजिस्टर्ड है तो आपके पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि वो डिटेल्स यहाँ फिल इन होंगी। दूसरा एफसीआरए होता है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उस केस में आएगा। और लास्टली एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12A में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो उसकी डिटेल मेरे को यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो मेरे केस में मैं दर्पण पे रजिस्टर्ड हूँ और 12A में रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए मैंने उन दोनों की डिटेल्स यहाँ पर डाली है। देखिए जब भी आपको डिटेल लानी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं ऐड डिटेल का, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप ऐड डिटेल करेंगे और जिस पोर्टल में रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और किस अथॉरिटी ने आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करी तो उसके आपको डिटेल्स डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। कभी आपने एप्लीकेशन फाइल करी हो और वो रिजेक्ट हो गई हो तो आप यस या नो जो भी केस होगा। और लास्टली कि अगर 10 क्लॉज 21 के अंदर एग्जेम्पशन आप अवेल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको आपको बताना है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट हम इससे बाहर आ गए तो अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डिटेल्स ऑफ की पर्संस। डिटेल्स ऑफ की पर्संस का मतलब जो भी आपके जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसमें जो भी ऑथर्स हैं, फाउंडर्स हैं, मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हो गया, इन सब की आपको डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इन डिटेल्स में मैं आपको बता दूं, उनका नाम चाहिए, एक आईडी, चाहे वो पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, उसका आईडी का नंबर, जैसे आधार नंबर हो गया आधार के केस में, या पैन नंबर हो गया। साथ ही उनकी क्या रिलेशन है इस ट्रस्ट से, अगर वो सेक्रेटरी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, जो भी है वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इनपुट करनी है। देखिए अब मैंने ऐड डिटेल पे क्लिक करा तो मेरे पास ये सारा एक चार्ट खुलकर आ गया जिसमें मेरे को जो है सारी डिटेल्स फिल इन करनी है। जैसे नेम डाला, फिर रिलेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर है,
बहुत सारे आपके पास इसमें, तो आपको जो भी इसमें जो भी होता है, पर अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर भी डाल सकते हैं अगर वो लिस्ट में नहीं है। फिर आईडी, आईडी आप कौन सी देना चाहते हैं? पैन है, आधार है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली इंडिया में तो नहीं होता है, बाहर ज्यादा चलता है, तो अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट भी इसका वो है तो उस केस में। उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन आईडी जो भी मतलब नंबर होगा, पैन नंबर हो गया या आधार नंबर हो गया, फिर आपका पूरा जो एड्रेस वगैरह है वो करके आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, अब ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट पेज में हमने फर्स्ट क्लॉज चूज करा था, वो हमने इसलिए चूज करा था क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। तो अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हमने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी होगी, उसमें हमने अकाउंट जो है वो सारे के सारे ऑडिट करवा कर ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है ब्लैंक आ रहा है। अगर आप उसमें सेकंड पॉइंट चूज करते हैं, उस केस में आपके पास यहाँ पर पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे आपके एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, कॉर्पस कितना है, वो सब डिटेल्स आनी है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन यस आएगा, तो इसके बाद अगर यस करके आप सेव करेंगे तो आपका ये टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऐसी सेम केस आता है इनकम डिटेल्स के केस में। अब हम इनकम डिटेल्स में जो है क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास वेरिफिकेशन वाला पार्ट आता है। वेरिफिकेशन में आप अपना जैसे नॉर्मल रिटर्न फाइल करते वक्त आप वेरिफिकेशन वाला टैब आपको पता होगा, जैसे वहां पर सन ऑफ पूछते हैं कि या डॉटर ऑफ जो भी है वो डाल के और आप इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अटैचमेंट्स का। देखिए अब अटैचमेंट्स में जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई, जैसे कि जो भी आपका कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसमें जिसने आपका इस्टेब्लिश किया था ट्रस्ट को, कोई उसके बाद आपको 12 वे में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो उसकी कॉपी जाएगी। अगर आप कोई भी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो उसकी कॉपी जाएगी। फिर अगर आप एफसीआरए में हो या फिर दरपर पोर्टल पे हो तो उसमें एनी अदर करके नीचे एक ऑप्शन है, उसमें जाएगा, उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जितनी भी कॉपीज आप अटैच कर रहे हैं, जो भी आप स्कैन कर रहे हैं, सारी की सारी सेल्फ अटेस्ट करनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्ट करना यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, जो भी आप डालोगे इसमें अटैचमेंट, वो आपकी पीडीएफ फाइल में ही होनी चाहिए, और अगर आप जिप फाइल बना रहे हो तो उसमें भी पीडीएफ ही होने चाहिए। ये नहीं अगर आपने जिप में एक्सेल की फाइल या वर्ड की फाइल डाल दी तो पीडीएफ फाइल ही होगी। हर फाइल का साइज 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और कंसोलिडेटेड जितनी भी फाइल्स है उनका साइज 50 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आप इसमें अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि पोर्टल ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है। उसके बाद अगर कोई भी फाइल आपकी अगर स्कैन करते हो बढ़िया, तो ऑनलाइन काफी सारे टूल्स होते हैं जिसमें वो कंप्रेस हो जाती है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट है। जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है इसमें साइन करने के लिए, उसका आपको डीएससी चाहिए होगा, क्योंकि उसके ई वेरिफिकेशन के बिना आप इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। देखिए प्रीव्यू ऑप्शन आपको एक बार जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वो आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से रेफर कर लेंगे। बाई चांस कोई आपकी गलती हो गई तो आपको पता चल जाएगी। एक ऐसा आपके पास पूरा का पूरा प्रीव्यू में एक खुल के आ जाएगा फाइल। देखिए पूरी की पूरी आपके पास आ गई है। इसको आप ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसको यस करेंगे। अब वो पूछता है कि आपको कैसे ई वेरीफाई करनी है, तो आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं और डीएससी से भी कर सकते हैं। मैं इस केस में डीएससी से कर रहा हूं।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने एम साइनर देखिए, एम साइनर यूटिलिटी जो पहले यूज होती थी वो अलग थी, इस वाले पोर्टल में अलग होती है, तो आप डाउनलोड्स पोर्टल में सेक्शन में जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका टोकन है, सर्टिफिकेट कौन साइन कर रहा है, पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन पे क्लिक कर देंगे। इसको यस करेंगे। और इस फॉर्म को फाइल करते हुए कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा हाई स्पीड इंटरनेट अगर आपको कहीं से प्रोवाइड होता है तो उससे करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऑलरेडी साइट बहुत स्लो है तो नॉर्मल इंटरनेट पे प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। आप इसका एक इंटीमेशन भी डाउनलोड कर लें, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये आपकी पीडीएफ फाइल आ गई है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी थी इस फॉर्म को फाइल करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या और किसी चीजों में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीएस लर्निंग।